9 दिसंबर 2019 ये वो तारीख थी जब संसद में अमित शाह नागरिकता संशोधन विधेयक यानी सीएए को पेश करते हैं। जो बिल विपक्ष के विरोध के बाद भी लोकसभा में पास हो जाता है क्योंकि केंद्र सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा था। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भी इस बिल को लेकर चर्चा की जाती है। विपक्ष अपना विरोध जताता है, लेकिन सरकार की यहां भी जीत होती है। 125 वोट सीएए के पक्ष में और 105 वोट इसके खिलाफ पड़ते हैं। देश भर में भारी विरोध के बीच ये बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून की शक्ल ले लेता है, क्योंकि राष्ट्रपति ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। लेकिन 4 साल 3 महीने बाद अब पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि देश भर में सीएए लागू होगा, जिसे मोदी सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब सवाल है कि आखिर ये सीएए है क्या? क्यों आखिर विपक्ष से लेकर तमाम मुस्लिम संगठन इसका विरोध जताते हैं? आज इन सवालों का जवाब तलाशते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सीएए क्या है। सीएए को आसान भाषा में समझे तो इसके तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासी, इनमें भी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने के नियम को आसान करने का काम किया गया है। इससे पहले भारत की नागरिकता पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 11 साल तक भारत में रहना अनिवार्य था। वहीं सीएए 2019 के तहत इस नियम को आसान बनाया गया है और नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 से 6 साल कर दिया गया है। संसद में इस कानून को पेश करते हुए केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि इन 6 धर्मों के लोगों को इन 3 इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, जबकि मुस्लिम देश होने के चलते मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं हुआ है। इसलिए उन्हें आश्रय प्रदान करना भारत का नैतिक दायित्व है। इस पर आलोचकों का तर्क है कि ये प्रावधान भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ये पहचान कैसे करेगी कि कौन भारतीय है और कौन बाहरी व्यक्ति, तो वो भी जान लेते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के बाद 2003 में देशव्यापी एनआरसी के लिए नियम तैयार किए थे। इन नियमों में साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्र सरकार एनआरसी के उद्देश्य से घर घर जाकर एनआरसी लागू करेगी। ऐसे में नागरिकता की स्थिति समेत उस क्षेत्र में रहने वाले हर परिवार और व्यक्ति से संबंधित विवरणों के संग्रह के लिए गणना की जाएगी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में जैसा कि कई लोग दावा कर रहे हैं कि वो दिखाने के लिए अब अपने पूर्वजों के दस्तावेज कैसे लाएंगे, तो बता दें कि लोगों से अपने दादा दादी से संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए नहीं कहा जाएगा। जिस तरह से लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने या आधार कार्ड बनवाने के लिए अपना पहचान पत्र या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, उसी तरह से इसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट नागरिकता के प्रमाण के रूप में पर्याप्त माना जाएगा। हालांकि अब तक इस बात का निर्णय नहीं हुआ है कि इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट पर्याप्त होंगे। इनमें मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा कागजात, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, भूमि या घर से संबंधित दस्तावेज या सरकार द्वारा जारी अन्य दस्तावेज शामिल होने की संभावना है। यदि कोई व्यक्ति अनपढ़ है और उसके पास संबंधित दस्तावेज नहीं है, तो अधिकारियों के द्वारा उन्हें गवाह लाने की अनुमति भी दी जाएगी। इसके अलावा दूसरे साक्ष्यों और सामुदायिक सत्यापन की भी अनुमति दिए जाने की गुंजाइश रहेगी। कौन है अवैध प्रवासी? नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा के बगैर आए हुए हों, घुस आए हों, या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हों लेकिन ज्यादा समय तक यहाँ रह रहा हो। सवाल है कि आखिर अब जो ये अवैध प्रवासी हैं उनके लिए क्या प्रावधान है।
एनबीटी की रिपोर्ट्स की माने तो अवैध प्रवासियों को या तो जेल में रखा जा सकता है या फिर विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत वापस उनके देश भेजा जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ने साल 2015 और 2016 में उपरोक्त 1946 और 1920 के कानूनों में संशोधन करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को छूट देती है। इसका मतलब ये हुआ कि इन धर्मों से संबंध रखने वाले लोग अगर भारत में वैध दस्तावेजों के बगैर भी रहते हैं तो उनको ना तो जेल में डाला जा सकता है और ना ही उनको निर्वासित किया जा सकता है। ये छूट धार्मिक समूह में उन लोगों को प्राप्त हुई है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत पहुंचे हैं। इन्हीं धार्मिक समूहों से संबंध रखने वाले लोगों को भारत की नागरिकता का पात्र बनाने के लिए नागरिकता कानून 1955 में संशोधन के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया था। इस मामले में विरोधियों का तर्क ये है कि सीएए कुछ धार्मिक समूहों का पक्ष लेकर और दूसरों को बाहर करके भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को कमजोर करता है। आपको बता दें कि सीएए को अक्सर प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी से जोड़ा जाता है। आलोचकों को डर है कि संयुक्त होने पर ये मुसलमानों के बहिष्कार का कारण बन सकता है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां नागरिकता धर्म के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ऐसी चिंताएं हैं कि अगर लोग नागरिकता के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं और दूसरे देश की नागरिकता नहीं है तो सीएए और एनआरसी के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रविहीन हो सकते हैं। कुछ समुदायों, खास तौर पर मुसलमानों के बीच ये डर है कि सीएए और एनआरसी कानून उनके हाशिए पर जाने, बहिष्कार और यहां तक कि निर्वासन का कारण भी बन सकते हैं। फिलहाल मोदी सरकार ने सीएए को लागू कर दिया है, जिसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।